हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूँ श्वेता और आप सभी कैसे हैं? आई होप सो मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। बहुत सारी काम हो गए थे और बहुत चीज़ें चेंज हो गई थी, तो उन सबको मैनेज भी करना था, तो इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई थी। शॉर्ट का भी डाल देती थी मैं, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी कि डेली कोई ना कोई वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ। कोई भी वैकेंसीज़ वगैरह निकलें उसके बारे में मैं बताऊँ आपको। तो ये जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो बीपीएससी टीआरई 3 में कैसे तैयारी करी है मैंने, उसके बारे में बताऊँगी। और जो बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है उसमें कैसे तैयारी करनी है तो वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने तैयारी कैसे की थी। मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था, क्योंकि जिस टाइम मेरी शादी फिक्स हुई थी तो उस टाइम मेरा जो डीएलएड है वो चल रहा था। 1 साल कंप्लीट हो गया था और दूसरा साल हुआ नहीं था। उसी टाइम में मेरी शादी बीच में फिक्स हो गई थी। तो ये उन लड़कियों और महिलाओं के लिए भी है कि जिन लड़कियों की शादी बीच में पढ़ाई कर रही होती हैं और उसी बीच में उनकी शादी हो जाती है, तो फिर वो आगे कैसे अपनी कंटिन्यू कर सकती हैं तैयारी। तो वही मैं बता रही हूँ कि जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो मैं उस टाइम कोई तैयारी नहीं कर रही थी। मैं तो उस टाइम जॉब करती थी। तो जब शादी फिक्स हो गई तो कहते हैं ना कि जब मौका अगर आपको मिले तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे जो ससुराल वालों हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो उस टाइम सोचा था कि मेरी ये कंप्लीट हो जाए डीएलएड, उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। बट मजबूरी ये थी कि मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, उसके बाद मेरी बहन भी है, तो मेरी शादी सबसे पहले होनी थी। तो मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। और उस बीच में मैंने ये भी कहा, अपने जो होने वाले हस्बैंड हैं उससे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आपको तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की तो आप कर सकती हैं, तो आपको उसके लिए जॉब छोड़नी होगी। तो मुझे जब मौका मिल रहा था तो मैं उस मौके को छोड़ नहीं सकती थी, तो मैंने तुरंत ही वो जॉब वगैरह छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं अपने घर पे आ गई थी। तो मैंने वहाँ पे 6 महीने तैयारी की। सबसे पहले मैंने टेट की कोचिंग ऑफलाइन लगाई थी, जो कि हमारे यहाँ, मैं एटा की रहने वाली हूँ, तो मेरे यहाँ जो एकेडमी थी, जो विद्या एकेडमी के नाम से, तो मैंने उसी में अपनी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करी थी। तो उसमें जब मैंने टेट की तैयारी की थी तो मात्र 6 महीने, क्योंकि 6 महीने में तैयारी कर पाई थी और 6 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई थी। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बोला था कि जब तक टेट की परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आप अपने मायके जा सकती हैं, वहाँ तैयारी कर सकती हैं। तो इससे खुशी की बात बड़ी क्या हो सकती है। तो फिर मैं दोबारा घर पे आ गई थी अपने, और मेरे जो ससुराल वाले जो हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। तो इस चक्कर पे फिर मैंने जो फॉर्म भरे थे उसी टाइम मैंने सीटेट का प्राइमरी और जूनियर भरा था, और जो यूपी टेट था उसका भी प्राइमरी और जूनियर भरा था। उस टाइम मेरे जो एग्ज़ाम थे 4 एग्ज़ाम मुझे देने थे। और उसी बीच क्या हुआ कि तैयारी तो चल ही रही थी, लेकिन मेरे जो पापा हैं उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। तो उस टाइम बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी कि अब मैं तैयारी करूँगी तो कैसे करूँगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि घर में ये सब प्रॉब्लम था और कैसे तैयारी करूँ। फिर भी धीरे धीरे पापा थोड़ा ठीक होने लगे तो हमने फिर स्टार्ट किया। उसके बाद फिर वहाँ पे जो ये एग्ज़ाम होने वाला था यूपी टेट का, एक बार कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा भी हुआ था। तो इस चक्कर में फिर जो कुछ भी हुआ, सी टेट और यूपी टेट, मैंने दोनों के चारों, यानी कि 4 एग्ज़ाम थे, चारों मैंने क्वालिफाई किए थे। यानी कि मेरा जो सी टेट है वो प्राइमरी जूनियर दोनों क्लियर है, और यूपी टेट भी प्राइमरी और जूनियर दोनों क्लियर है। तो मैंने सबसे पहले जो कोचिंग की थी वो ऑफलाइन की थी। वहाँ बहुत अच्छे टीचर हैं वो जो पढ़ाते हैं, तो उसी से मुझे गाइडेंस मिली थी। सी टेट का मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन भी स्टार्ट किया था। तो आपने सुना होगा सचिन एकेडमी, तो मैंने उनसे भी पढ़ा था उसके लिए, सी टेट के लिए। तो उससे मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई थी। तो आप भी अगर इस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो उनसे उनकी जो वीडियोस वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं। फ्री क्लासेस भी उनकी पढ़ी हुई हैं। और फिर उसके बाद जब मेरा ये चीज़ क्वालिफाई हो गई थी, तब
फिर मैंने स्टार्ट किया था अपना मतलब जो कंपटीशन है उसकी तैयारी अच्छे से, कि हाँ अब मैं किसी चीज़ के अच्छे से फॉर्म भरूं और उसकी तैयारी करूं। तो सबसे पहले तो यही था कि यूपी में जो टीचर की वैकेंसी वो निकलें, तो उसी की लगातार कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में जो एग्ज़ाम वगैरह थे वो भी मैं दे रही थी। तो सबसे पहला जो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, और वो भी मतलब कैसे तैयारी मैंने की है, ससुराल में जाके मैंने तैयारी की थी। तो ये उन महिलाओं के लिए भी है जो कि अपने ससुराल में मतलब तैयारी नहीं कर पाती हैं अच्छे से। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो तभी मैं कर सकती हूँ उस चीज़ को। ये चीज़ मैंने खुद ठानी थी कि मुझे ये करना है। मैंने जब स्टार्ट कर दिया है तो अब मुझे रुकना नहीं है। तो वही चीज़ मैंने अपनाई थी और वही चीज़ आप लोग भी अपनाइए। तो कुछ लोगों का यहाँ पे कहना होगा कि किसी के जो ससुराल वाले वो सपोर्ट करते हैं, किसी के नहीं करते हैं। तो वो मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि मेरी शायद किस्मत अच्छी होगी, इसीलिए शायद मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। और जिनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको तो खुद ही सोचनी है, ठाननी है कि मुझे करना है और मैं करके रहूँगी। चाहे मेरे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आएँ तो मैं उन सबको फेस करूँगी और मैं आगे बढ़ूँगी। तो बस ये चीज़ आप लोगों को ठाननी है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं जब अपने ससुराल गई थी उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत खुश हुए थे कि हाँ चारों एग्ज़ाम्स ने क्वालिफाई कर लिए हैं। वहाँ पे फिर मुझे घर पे पढ़ाई हो नहीं पाती थी ढंग से, और ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि घर पे जब बच्चे वगैरह होते हैं तो नहीं हो पाती है। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये राय दी थी कि आप जो लाइब्रेरी है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने लाइब्रेरी जाना। सुबह भी मैं अपना मतलब सारा जो घर का काम है वो करके आती थी, खाना बनाती थी, खाना बना के लेके जाती थी, क्योंकि फिर मैं शाम को ही लौटती थी 6 या 6:30 बजे के बाद। उसके बाद तो मैंने पूरा दिन फिर मैं वहीं पढ़ती थी लाइब्रेरी में ही, और वहाँ पे मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग की थी, जो कि आपने वो चैनल सुना होगा RWA रोज़गार विद अंकित। तो मैंने उसी से ही तैयारी की है, अपने पूरी जो भी चीज़ों की मैंने तैयारी की है सिर्फ RWA से ही की है। थोड़ा बहुत मैंने सचिन एकेडमी से भी हेल्प ली है, जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी है तो अलग से। तो आप भी जो आप चैनल वगैरह आप मतलब जानते हैं जो कि हाँ कि मुझे इस चैनल से मैं बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ, तो आप उसी को ही पढ़िए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जो सबसे पहले जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो वो SSC जो GD होता है उसका किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरा जो हाइट था वो थोड़ा कम था। तो मैं जैसे RWA वालों ने एक बार वहाँ पे मतलब बुलाया भी था कि आप लोग अपनी दौड़ वगैरह है, वो फिज़िकल टेस्ट होने वाला था, तो दौड़ वगैरह आप की मतलब सही है तो आप चेक कर सकते हैं, हाइट वगैरह भी यहाँ मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कराएंगे। तो मैं वहाँ गई थी तो मेरी हाइट वहाँ पे कम निकली थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा अब मैं इसमें आगे नहीं करूँगी कुछ भी, क्योंकि जब एंड टाइम पे भी निकाल दी जाऊँगी तो इसमें कुछ फ़ायदा है नहीं है। तो मैंने वो सब छोड़ के फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करी तैयारी। तो उसके बाद सबसे पहले जो एग्ज़ाम निकला था वो इसी का, मैंने BPSC TRE 2 का सबसे पहले दिया था। BPSC TRE 1 का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी बहुत दूर है तो आने जाने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं है, आप भरिए और तैयारी करिए। तो मैंने BPSC TRE 2 में 6 to 8 का मैंने फॉर्म भरा था और उसी का एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मेरी किस्मत काम नहीं की, उसमें मैं 2 नंबर से रह गई थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि कहते हैं ना असफलताएं लाइफ में बहुत आती हैं और उनको फेस भी करना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में भी बहुत असफलताएं होंगी या आई होंगी, पर एक दिन सफलता तो ज़रूर मिलती है ना। तो उस एक दिन की सफलता के लिए ही हम इतने साल मेहनत करते हैं। तो क्या हुआ फिर मेरा कि सबसे पहले फिर जब BPSC TRE 3 का जब फॉर्म भरा था तो उसमें मैंने सिर्फ 1 to 5 का भरा था, 6 to 8 का नहीं भरा था मैंने। तो उसके बाद ये वह एग्ज़ाम एक बार आपको लोगों को पता है कि कैंसिल भी हो गया था, फिर दोबारा से एग्ज़ाम हुआ है। तो ये जब क्वालिफाई हो गया था, बीच में फिर UP पुलिस के फॉर्म वगैरह भरे गए थे, तो मैंने फिर वो भी फॉर्म भरा था UP पुलिस का, जो 60,244 का जो बैच था उसका। तो वो भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है और उसकी भी तैयारी मैंने ऐसे ही की थी ऑनलाइन ही, लाइब्रेरी से ही। अब जाके फिर मैंने ज्वाइन तो यही किया है
कि BPSC TRE 3 और वो क्यों ज्वाइन किया है वो आप लोग सोचते होंगे कि इन्होंने यूपी पुलिस क्यों ज्वाइन नहीं किया है। तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि इसमें मेरी कुछ मजबूरी थी जिससे मैं यूपी पुलिस की जॉब ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए मुझे BPSC TRE 3 की ज्वाइन करनी पड़ी है और इससे भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई अच्छी चीज़ मिलने वाली होती है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो अब मैं इस चीज़ को अभी तो नहीं खोलूँगी कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम है या कुछ है, ये तो मैं आप सब पे छोड़ती हूँ। आप लोग गैस कीजिए कि किस वजह से मैं यूपी पुलिस ज्वाइन नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। तो इतना आप समझ लीजिए कि मेरी जो ट्रेनिंग है यूपी पुलिस में वो नहीं हो पाती इस टाइम, तो बस इसीलिए मैंने जॉब छोड़ी थी और ये वाली ज्वाइन की थी। तो अब आप लोग तो पता ही चल गया होगा शायद, तो आप गैस कीजिए कि क्यों मैंने यूपी पुलिस की ज्वाइन नहीं की थी। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आपने दो जॉब मतलब वो कर ली थी तो आप एक सीट क्यों ख़राब की है। तो इसके लिए भी मैं उन लोगों का जवाब देना चाहूँगी कि जब तक एक जॉब हाथ में नहीं आती है तब तक तो हम एंड तक कुछ छोड़ते भी नहीं है ना। तो यही तो मेरे साथ था। सबसे पहले मैं सोच रही थी कि BPSC TRE 3 का ही ये सारी प्रोसेस हो जाएगी और हम वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, तो मैं वहाँ पे जो उसका वेरिफिकेशन होने वाला था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो नहीं कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले उसी की सारी प्रोसेस हो गई थी और यूपी में तो मैं थी, तो सबसे पहले वही तो करूँगी ना, क्योंकि जब तक एक हाथ में जॉब ना आ जाए तब तक हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो वही था। अब वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अब यही कहूँगी कि आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकती हैं। तो देखो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबको उन्हें फेस करना होता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये तो सब आपको पता होगा। आपकी लाइफ में और ज़्यादा भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी और जिनके ससुराल वाले सपोर्टिव नहीं होते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जब आप कुछ ठान लेंगे तो आप ज़रूर कर दिखाएंगे। तो इसीलिए अब जो BPSC TRE 4 वाले हैं उनका मैं बता देती हूँ कि उनको क्या कैसे तैयार करना है। GS वगैरह मैं 1 to 5 का ही बता रही हूँ क्योंकि उसी का मुझे अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उसमें जो GS वगैरह होता है वो मैंने जो नोट्स वगैरह बनाए थे वो जो कि RW है, मैं उन्हीं से पढ़ी हूँ ऑनलाइन। तो जो नवीन सर हैं उनको तो आप जानते ही होंगे, तो उनकी जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं, वो स्टैटिक्स पढ़ाते हैं, तो इन सब से ही। और हिंदी भी हिंदी तो मैंने ऑफलाइन भी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है और इनका भी मतलब पढ़ा हुआ है सब, तो इन्हीं से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आप मतलब ये मत सोचिए कि अगर मैं उस चैनल से पढ़ रहा हूँ तो इस चैनल से पढ़ूंगा तो कुछ वो प्रॉब्लम होगी या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये करना है कि आपको किस टीचर का सबसे अच्छे से समझ में आता है। आपको जिस टीचर का अच्छे से समझ में आता है ना, आप उसी से पढ़िए और उसी के ही नोट्स बनाइए। फिर जब आप क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसी से ही सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग से आ जाएगा कुछ। तो बस जिस टीचर का आपको अच्छा लगे उस टीचर से आप पढ़िए और उसी के ही नोट्स बनाइए, ठीक है। और अगर आपको RW से पढ़ना अच्छा लगता है, RW के जो टीचर्स वगैरह हैं उनसे पढ़िए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी बेस्ट टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने तो अपनी तैयारी उन्हीं से ही की है, तो वही बता रही हूँ मैं आपको। और जो करंट अफेयर वगैरह जो मैंने पढ़ा था वो मैंने जो कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं उनसे पढ़ा है। तो इसीलिए अगर आप अपनी जो तैयारी मतलब कर रहे हैं और आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं, और नहीं जो आप कर रहे हैं कि हाँ मैं अपनी तरीके से बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अच्छे से तैयारी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़े हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप यही तो सोच सकते हैं कि जब वो कर सकती है या कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती या कर सकता हूँ। तो आपके ऊपर अपने ऊपर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपना जो तैयारी आप कर रहे हैं वो इस टाइप से होनी चाहिए
कि सबसे पहले आपने जो भी नोट्स वगैरह बनाए हैं उन नोट्स को आप डेली रिवाइज़ करेंगे। डेली का मतलब जैसे आपने एक चैप्टर का बनाया तो उसके बाद दूसरे दिन जब आप वही टॉपिक या दूसरे टॉपिक के जब नोट्स बनाएंगे तो पहला जो टॉपिक है उसको रिवाइज़ करेंगे, तभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं उसकी। दूसरी बात यह है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना पानी से ऊपर हूँ, यानी कि मैंने कितनी तैयारी कर ली है और कितनी मेरी रह गई है। तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट भी लगाना ज़रूरी होता है। तैयारी के साथ साथ आप अपने जो भी रिवीजन है, रिवाइज मतलब जैसे मैथ्स का तो हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आप वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। और रीजनिंग है जो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हिंदी वगैरह को आपको मतलब याद करना पड़ेगा, और जो जीएस वगैरह है उसको भी, करंट अफेयर वगैरह भी आपको मतलब डेली की लेनी होगी, तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जब मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाते हैं तो पूरे टाइम का मॉक टेस्ट लगाइए, मतलब पेपर का जो टाइम है वो 1 घंटा है या 1.5 घंटा है, तो उसी हिसाब से मॉक टेस्ट लगाइए। और आप टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं, जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारे जो मॉक टेस्ट है वो पड़े होते हैं, तो आप मॉक टेस्ट जिससे आप तैयारी कर रहे हैं उनके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो मॉक टेस्ट हैं वो लगाने ज़रूरी होते हैं, उससे आपको पता चलता है कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। ठीक है, तो अब और कुछ नहीं कहूँगी ज़्यादा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं फिर भी तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके जवाब भी देती हूँ। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।